ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 101, छुपाने की अंगूठी। बी रैंक, अंधेरे और छाया पत्थरों से बनी अंगूठी। पहनने वाले पर इसका छुपाने का निष्क्रिय प्रभाव होता है। अंगूठी पहनने के बाद आप बी रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति से अपनी उपस्थिति छिपा सकते हैं। अंधेरे और छाया प्रकार के कौशल की शक्ति को थोड़ा बढ़ाएं। दिन में एक बार आप अंगूठी के साथ जुड़े कौशल का उपयोग कर सकते हैं। पूर्ण अदृश्यता। पूर्ण अदृश्यता कौशल को सक्रिय करने के बाद बी रैंक से नीचे का कोई भी व्यक्ति आपको 1 मिनट तक नहीं देख पाएगा। इवान ने अंगूठी के विवरण को पढ़ा और यह पढ़कर आश्चर्यचकित हो गया कि वह अंगूठी पहनने के तुरंत बाद बी रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति से अपनी उपस्थिति छिपा सकता है। इस अंगूठी की मदद से मैं जंगल में राक्षसों का अधिक कुशलता से शिकार कर पाऊंगा, इवान ने सोचा और बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे अपने सम्राट और प्राइम कोर को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में सी रैंक कोर की आवश्यकता थी। इसलिए वह कुछ समय बाद सी रैंक राक्षसों का शिकार करने के लिए जंगल में जाने के बारे में सोच रहा था। इस अंगूठी की मदद से उसे सी जोड़ रैंक के राक्षसों का सामना करने में भी आसानी होगी। वह सी जोड़ रैंक के राक्षस से भी अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा सकता है। जब तक राक्षस उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तब तक वह उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएगा। निष्क्रिय छिपाव प्रभाव के साथ साथ छाया और अंधकार कौशल की शक्ति को बढ़ाने वाला प्रभाव भी बहुत बढ़िया था। अंगूठी की वजह से उसके कौशल छाया चलना और आयामी छाया बुलेट में वृद्धि होगी। इसके अलावा संलग्न कौशल, जो उसे 1 मिनट के लिए पूरी तरह से अदृश्य बना सकता है, उसके लिए बहुत मददगार होगा यदि वह जंगल में सी जोड़ रैंक के राक्षसों के एक बड़े समूह का सामना करता है। इस कौशल का उपयोग करके वह किसी भी सी जोड़ रैंक के राक्षस से बच निकलने में सक्षम होगा। यह एक आदर्श हत्या वस्तु है, इवान ने सोचा, और यह काफी बेतुका लगा कि इस अंगूठी की मदद से वह किसी भी सी जोड़ रैंक के शिकारी की आसानी से हत्या कर सकता है। विवरण पढ़ने के बाद इवान ने अंगूठी पहन ली। जब इवान ने अंगूठी पहनी तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब इवान को कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो उसने भौहें उठाईं और सोचा कि अंगूठी काम नहीं कर रही है। लेकिन वेलेरी, जो फूल लेने के बाद उसकी ओर आ रही थी, चौंक गई जब उसने अचानक महसूस किया कि इवान की आभा पूरी तरह से गायब हो गई है। अगर वह उसे अपनी आंखों से नहीं देख रही होती तो उसे यकीन था कि वह ये नहीं बता पाती कि वह वहां है। वह अंगूठी काफी अच्छी है, वेलेरी ने कहा, क्योंकि उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि उस अंगूठी को पहनने के बाद इवान की आभा गायब हो गई। इवान, जो सोच रहा था कि अंगूठी काम नहीं कर रही है, उसने उसकी ओर देखा और पाया कि वह ईर्ष्या भरी नज़र से उसकी अंगूठी को देख रही थी। लगता है अंगूठी काम कर रही है, इवान ने वेलेरी की ईर्ष्या भरी नज़र को देखने के बाद सोचा। इवान ने उसकी ईर्ष्या भरी नज़र को नज़रअंदाज किया और अपने सामने तैर रहे सुनहरे गोले को देखा। हमें इस गोले का क्या करना चाहिए? इवान ने वेलेरी से पूछा, क्योंकि वह नहीं जानता कि सूचना गोले के अंदर संग्रहित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए। वेलेरी उसके पास आए और सुनहरे रंग के गोले को देखते हुए बोली, तुम्हें बस इस पर अपना हाथ रखना है और तुम्हें इसके अंदर संग्रहित जानकारी मिल जाएगी। इवान ने अपना सिर हिलाया और सुनहरे रंग के सूचना गोले पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही इवान ने अपना हाथ गोले पर रखा, वह चमकीले सुनहरे रंग से चमकने लगा। अचानक इवान को लगा कि उसके मस्तिष्क में कुछ जानकारी संचारित हो रही है। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसे अपने सिर में चुभन महसूस हुई। लेकिन चुभन की अनुभूति जल्द ही गायब हो गई और गोला भी चमकना बंद हो गया। क्रैक क्रैक क्रैक। जब गोला चमकना बंद हो गया तो वह जल्द ही चटकने लगा और सुनहरे कणों में बदल गया, जो हवा में गायब हो गए। इवान के बगल में खड़ी वेलेरी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, ये जानना चाहा कि उसे गोले से क्या जानकारी मिली। लगभग 20 सेकंड के बाद इवान ने गहरी सांस ली और गोले से मिली जानकारी को पूरी तरह से पचा लिया। तुम्हें किस तरह की जानकारी मिली? वेलेरी ने इवान से पूछा। इवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, यह उच्चतर दुनिया के बारे में कुछ है। वेलेरी उसकी बात सुनकर और भी उत्साहित हो गई और उसे जारी रखने के लिए कहा। ओब में वास्तव में प्राचीन की कब्र नामक एक जगह के बारे में जानकारी थी। इवान ने वेलेरी को प्राप्त जानकारी के बारे में बताना शुरू किया। वास्तव में उच्च दुनिया में प्राचीन की कब्र नामक एक जगह है जो एक विशेष क्षेत्र है और हर 10 साल में खुलता है। जब भी यह खुलता है, दुनिया भर से लोग इस प्राचीन की कब्र में प्रवेश करते हैं। प्राचीन की इस कब्र के अंदर क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इवान को यह जानकारी मिली कि केवल वे लोग ही इस कब्र में प्रवेश कर सकते हैं जो रैंक 2 कोर रिवॉल्वर या उससे नीचे हैं। रैंक 2 कोर रिवॉल्वर। इवान को यह समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। ये सुनकर वेलेरी ने बड़बड़ाया, मुझे लगता है कि जब आप उच्च दुनिया में जाएंगे तो आरोही टॉवर को साफ करने के बाद आपका कोर रैंक 1 कोर तक आगे बढ़ेगा और उच्च दुनिया के लोग खुद को शिकारी के बजाय इवॉल्वर कहेंगे। इवान ने एक पल के लिए विचार करने के बाद कहा। वेलेरी ने इवान की बात सुनी और उसे यह उचित लगा और उसने अपना सिर हिलाया।
हालांकि यह बहुत कुछ नहीं है, अब मुझे इस बात की सामान्य समझ है कि क्या होगा इस रैंक को पार करने के बाद मेरा कोर। इवान ने सोचा और उस प्लेटफॉर्म को देखा जो अब खाली था। तुमने अपना फूल एकत्र कर लिया? इवान ने वैलेरी से पूछा जिसने अपना सिर हिलाया। इवान ने दूसरे आइस हॉट फूल को देखा और उसे लेने के लिए वहां जाने ही वाला था कि वैलेरी ने उसे रोक दिया और उसे एक काला बॉक्स दिया। बॉक्स उसी बॉक्स के समान था जिसमें उसने अपना आइस हॉट फूल रखा था। इस बॉक्स का उपयोग फूल को संग्रहित करने के लिए करें या यह अपनी ऊर्जा खो देगा, वैलेरी ने इवान से कहा जब उसने देखा कि वह भ्रमित भाव से बॉक्स को देख रहा था। ओह! इवान के चेहरे पर उसकी बात सुनने के बाद एक समझदारी भरी नजर आई। उसने बॉक्स के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे लेने के लिए फूल की ओर चला गया। जब इवान आइस हॉट फूल के पास आया तो वह फूल की ठंडी ऊर्जा को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने फूल को खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ उसका हाथ लगभग जम गया, उसके भाव बदल गए। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने हाथ को बर्फ से ढका हुआ देखकर खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। उसने वैलिया की ओर देखा जो अभी भी मंच पर खड़ी थी और उसने उसे चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह पहले से ही जानती थी कि ऐसा होगा, लेकिन उसने उसे पहले से नहीं बताया। क्या तुम मेरे लिए यह फूल इकट्ठा कर सकते हो? इवान ने मुंह हिलाते हुए पूछा, क्योंकि वह जानता था कि उसमें बर्फ तत्व है और उसके लिए इसे इकट्ठा करना आसान होगा। वह मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करके फूल इकट्ठा कर सकता है, लेकिन अजगर के साथ अपनी पिछली लड़ाई के बाद उसका शरीर अभी भी मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने की स्थिति में नहीं था। जरूर, वैलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इवान जिसने उसे सुना वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दिमागी रूप से मृत महिला इतनी आसानी से सहमत हो जाएगी। वैलेरी इवान के पास आए और उससे ब्लैक बॉक्स लेने के बाद उसने उसके लिए फूल इकट्ठा किया। वैसे तुम इस फूल को बेचने की योजना बना रहे हो ना? फूल इकट्ठा करने के बाद वैलेरी ने इवान से पूछा। हाँ, इवान ने इनकार नहीं किया, क्योंकि वह वास्तव में इस फूल को बेचने की योजना बना रहा था। हालांकि आइस हॉट फूल अद्भुत था, लेकिन उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये फूल काफ़ी दुर्लभ है, मुझे अच्छी रकम मिलनी चाहिए। इवान ने सोचा कि फूल बेचने के बाद उसे जो पैसे मिलेंगे उसके बारे में वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। तो तुम इसे मुझे क्यों नहीं बेचते? वैलेरी ने सुना कि इवान फूल बेचने की योजना बना रहा है, उसने उससे पूछा। इवान ने एक पल सोचा और फिर उसने पूछा, तुम इसके लिए कितना भुगतान करने को तैयार हो? तुम कितना चाहते हो? वैलेरी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे इस तरह की चीज़ों की कीमत के बारे में बहुत कम जानकारी है। चलो कालकोठरी से निकलने से पहले इंतज़ार करते हैं, फिर हम इस बारे में बात कर सकते हैं। इवान ने कोई यादृच्छिक कीमत बताए बिना कहा। वह जानता था कि आइस हॉट फूल बहुत कीमती है और वह इसे सस्ते में नहीं बेचना चाहता था। वैलेरी ने बुरा नहीं माना और इवान को आइस हॉट फूल वापस दे दिया। जब तक इवान उसे फूल बेचेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि एक फूल उसके शरीर को जगाने के लिए काफ़ी था, फिर भी वह आइस हॉट फूल का इस्तेमाल दूसरी चीज़ों के लिए कर सकती है। चलो वापस चलते हैं, हमें अभी भी इस कालकोठरी से 5 फूल साफ करने हैं। इवान ने फूल हटाने के बाद वैलेरी से कहा। इवान की बात सुनकर वैलेरी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। हम बाकी मंजिलों को साफ नहीं कर सकते? क्यों? इवान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्योंकि वह उन मंजिलों को साफ करने के बाद और कोर इकट्ठा करना चाहता था। इसके अलावा 6ठी से 10वीं मंजिल तक उन्हें सीजोर रैंक के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह सीजोर रैंक के कोर की काफ़ी मात्रा इकट्ठा कर सकता है। अब जब उसके पास छुपाने की अंगूठी है तो वह कई कोर इकट्ठा करने में और भी अधिक आश्वस्त था। क्योंकि जब वैलेरी उसे समझाने वाली थी तो इवान को कुछ महसूस हुआ और उसका भाव बदल गया। वैलेरी ने भी इसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें यहाँ से टेलीपोर्ट किया जा रहा है। जैसे ही उसने कहा, इवान और वैलेरी दोनों के चेहरे पर चांदी की रोशनी चमक उठी और अगले ही पल वे खंडहर से गायब हो गए। स्विश! फ्रॉस्टवर्ल्ड डंगोन के प्रवेश द्वार के बाहर एक चांदी की रोशनी चमकी और वहां 2 लोग दिखाई दिए। इवान ने देखा कि उन्हें डंगोन से टेलीपोर्ट किया गया था और उसने हैरान चेहरे के साथ चारों ओर देखा। अभी कुछ देर पहले वह कुछ सीजोर रैंक कोर इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा था और अब वह डंगोन से बाहर था, बस यही हो रहा था। उसने वैलेरी को सवालिया निगाहों से देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। वैलेरी ने इवान को असमंजस में उसकी ओर देखते हुए देखा और उसे समझाया, जब तुम कालकोठरी में खंडहरों को साफ करोगे तो तुम्हें वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अंतिम मंजिल को साफ करने के बाद टेलीपोर्ट कर दिए जाते हो। ये कहने के बाद उसने फ्रॉस्ट वर्ल्ड के पोर्टल को देखा। पहले के विपरीत अब पोर्टल पहले की तुलना में मंद हो गया था और इससे निकलने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव भी पहले की तुलना में कमज़ोर थे। ठीक वैसे ही जैसे हर बार कालकोठरी को साफ करने के बाद हमें फिर से कालकोठरी में प्रवेश करने में कुछ समय लगता है, अब हमें फिर से कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले कम से कम 1 महीने तक इंतजार करना होगा। वैलेरी की बात सुनकर इवान के चेहरे पर समझदारी भरी नजर आए और उसने अपना सिर हिलाया।
उसने मंद पोर्टल को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। यह उसके लिए कोर इकट्ठा करने का एक शानदार अवसर था, लेकिन अब जब उसे कालकोठरी से टेलीपोर्ट कर दिया गया है तो वह और कोर इकट्ठा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसे खंडहरों से मिलने वाली चीज़ों की याद आई तो उसका मूड जल्द ही सामान्य हो गया। मुझे जंगल से सी रैंक के कोर इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए। छुपाने वाली अंगूठी की मदद से यह मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, इवान ने सोचा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अचानक कुछ सोचा और वैलेरी से पूछा, उस खंडहर का क्या होगा? क्या ये भी ठीक हो जाएगा? नहीं, वैलेरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कालकोठरी के फर्श के विपरीत जो कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं जब हम उन्हें साफ करते हैं, खंडहर ठीक नहीं होंगे। अब जब हमने वहां से सब कुछ ले लिया है तो वहां फिर से कुछ भी नहीं होगा। इवान को यह अफसोस हुआ कि खंडहर में एक बार फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा और उसने आह भरी। वह 1 महीने के बाद कालकोठरी खुलने के बाद वैलेरी के साथ एक बार फिर से अंदर जाने के बारे में सोच रहा था। फिर उसे कुछ याद आया और कुछ प्रत्याशा के साथ उसने अपने छाया भंडारण में देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और जब उसने आखिरकार अपने भंडारण रिंग के अंदर की चीज को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। आइस ट्रोल का शरीर अभी भी उसके छाया भंडारण के अंदर था। इवान अपने शैडो स्टोरेज में आइस ट्रोल की लाश देखकर इतना खुश हुआ कि वह वैलेरी के सामने जोर से हंसने लगा। अब मैं राक्षसों के शवों को कालकोठरी से बाहर ला सकता हूँ। इवान ने तुरंत कुछ कालकोठरी की तलाश करने का फैसला किया जहां उसे आइस ट्रोल जैसे दुर्लभ राक्षस मिल सके ताकि वह उनके शवों को कालकोठरी से बाहर ला सके और उन्हें बेचकर अधिक पैसे कमा सके। उसने पोर्टल को देखा और सोचा कि क्या कालकोठरी में कोई समस्या होगी क्योंकि वह आइस ट्रोल के शव को बाहर लाया है। लेकिन उसने जल्द ही इसके बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि यह उसकी समस्या नहीं थी। वैलेरी ने देखा कि इवान अचानक खुश दिख रहा था और उसने संदेह भरे लहजे में पूछा, कालकोठरी से बाहर टेलीपोर्ट होने के बाद भी तुम खुश क्यों हो? इवान उसके सवाल से हैरान था, लेकिन उसने बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस आइस हॉट फूल की कीमत के बारे में सोच रहा था। इवान की बात सुनकर वैलेरी का चेहरा काला पड़ गया। जब उसे उसके चोर जैसे व्यक्तित्व की याद आई तो उसे यकीन था कि जब वह उससे फूल खरीदेगी तो यह आदमी उसे ठगने की कोशिश करेगा। चलो बाहर चलते हैं, वैलेरी ने चिढ़कर कहा और पोर्टल रूम से बाहर निकलने लगी। इवान उसका काला चेहरा देखकर खुश था। पहले भले ही उसके पास वह बेवकूफ़ 3D चश्मा और कोला का कैन था, लेकिन उसने उसे चारा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया था। उसे अपने MRE भोजन के पैकेट का उपयोग करना होगा जिसकी कीमत उसे 100 क्रेडिट थी। हालांकि अब उसके पास सैकड़ों हज़ारों क्रेडिट हैं, लेकिन इसके कारण उसके दिल में 100 क्रेडिट का मूल्य थोड़ा भी कम नहीं हुआ। जब इवान और वैलेरी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पोर्टल रूम का गार्ड जेरी वास्तव में सो रहा था। वह कुर्सी पर बैठा था और उसका सिर उसके सामने डेस्क पर आराम से रखा हुआ था। जब वैलेरी ने उसे सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। इवान को सो रहे जेरी की परवाह नहीं थी और वह बस उसे एक मनोरंजक भाव से देखता रहा। वैलेरी जेरी की ओर चली गई और एक विशेष विधि का उपयोग करके उसे जगाने ही वाली थी कि उसके भाव अचानक बदल गए। उसने जल्दी से उसकी नब्ज जांची और उसके चेहरे पर एक शिकन आ गई। जब इवान ने उसके भाव में परिवर्तन देखा तो उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है और उसने पूछा, क्या गड़बड़ है? वह मर चुका है, वैलेरी ने चारों ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। इवान स्तब्ध रह गया और उसने गार्ड के मृत शरीर को हैरान भाव से देखा। वैलेरी जिस तरह से उनके चारों ओर ठंडे भाव से देख रही थी, उससे उसे स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया कि कुछ ठीक नहीं है। जेरी एक सी जोड़ रैंक का शिकारी था, इसलिए वह जानता था कि बिना किसी कारण के उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसने अपनी सुरक्षा अधिकतम कर दी और उनके चारों ओर भी देखा। तुम लोग मेरी सोच से पहले ही बाहर आ गए हो। अचानक वैलेरी और इवान दोनों ने एक हैरान पुरुष की आवाज़ सुनी। इवान और वैलेरी दंग रह गए क्योंकि आवाज़ पोर्टल केबिन की छत से आ रही थी जो उनके ठीक ऊपर थी और उन्हें उस आदमी की आभा महसूस नहीं हुई। बस इसी से इवान और वैलेरी समझ गए कि वह व्यक्ति सामान्य नहीं था। वे केबिन से बाहर निकले और केबिन की छत की ओर देखा। पोर्टल केबिन की छत पर एक गंजा आदमी जो अपने मध्य 30 के दशक में दिखता है, तीखी काली आंखें और एक अजीब आकार की मोटी दाढ़ी उन्हें आश्चर्यचकित भाव से देख रही थी। अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम लोग पहले ही बाहर आ गए हो। मुझे लगा कि तुम लोगों को उस कालकोठरी से बाहर आने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे, गंजा आदमी कालोस बोला। इवान और वैलेरी दोनों का शरीर उस आदमी को देखकर तनावग्रस्त हो गया। उसे देखकर ही उन्हें जानलेवा खतरा महसूस हो सकता था। उन दोनों को यकीन था कि उनके सामने वाला लड़का कम से कम बी रैंक का शिकारी तो है ही। वैलेरी ने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और पूछा, तुम कौन हो? वैलेरी की आवाज़ सुनकर कालोस मुस्कुराया और छत से नीचे कूद गया। वह वैलेरी और इवान से 10 मीटर दूर उतरा और अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप मेरे साथ आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाएंगे, कालोस ने अपने चेहरे पर उसी शांत मुस्कान के साथ कहा।
उसने जेरी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो लड़ाई के दौरान पीछे हट सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे साथ आओ। कार्लोस की बात सुनकर वैलेरी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और ठंडी आवाज में कहा, तुम डार्क गिल्ड से कोई हो, है न? वैलेरी की बात सुनकर कार्लोस का चेहरा नहीं बदला और वह भी अपने चेहरे पर उसी शांत मुस्कान के साथ उन्हें देखता रहा। उसने वैलेरी को अनदेखा किया और इवान की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था और उसका भाव बदल गया। डी रैंक, कार्लोस ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ कहा, जिस व्यक्ति को तुम अपने साथ कालकोठरी में लाए हो वह वास्तव में एक डी रैंक शिकारी है, और तुम लोगों ने फिर भी इसे 2 दिनों से भी कम समय में साफ कर दिया। कार्लोस चौंक गया क्योंकि वह भी जानता था कि कालकोठरी फ्रॉस्ट वर्ल्ड किस तरह की होती है। वह जानता था कि अगर 2 सी-जोड़ रैंक शिकारी भी यहाँ प्रवेश करते हैं तो भी उनके लिए इसे साफ करना मुश्किल होगा। लेकिन भले ही इवान सिर्फ एक डी रैंक शिकारी है, फिर भी उन्होंने 2 दिनों से भी कम समय में कालकोठरी साफ कर दी। कार्लोस की दिलचस्पी तब बढ़ गई जब उसने ये देखा और उसने अपना मन बना लिया। वैलेरी के बगल में खड़े इवान ने देखा कि उसके सामने वाला आदमी उसे अजीब नज़रों से देख रहा था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले से ही मैना रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करने की वजह से उसका शरीर पहले से ही दर्द कर रहा था। वह लड़ने की स्थिति में नहीं था और उसे यकीन था कि अगर वह मैना रीइंफोर्समेंट का 100% इस्तेमाल भी कर ले तो भी वह इस आदमी को कुछ नहीं कर पाएगा। तुम डी रैंक के नौसिखिए हो, इवान सोच रहा था कि कार्लोस ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। जब इवान ने सुना कि गंजा आदमी क्या कह रहा था तो उसे पता था कि उसका लक्ष्य वैलेरी है। उसका दिमाग पूरी गति से चल रहा था और वह सोच रहा था कि खुद को इस स्थिति से कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन अपने शरीर की स्थिति को देखकर वह बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका शरीर अस्त व्यस्त था और वह जानता था कि अगर वह 100% मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग भी करता है तो भी वह गंजे आदमी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। कार्लोस की बात सुनकर इवान अपने विचारों से बाहर आया और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। जब गंजा आदमी इवान को आंक रहा था तो वैलेरी ने चुपके से अपनी स्टोरेज रिंग से एक सफ़ेद क्रिस्टल निकाला और उसमें अपना मैना इंजेक्ट किया। जब गंजे आदमी को मैना में उतार चढ़ाव महसूस हुआ तो उसने वैलेरी की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला। तुम्हारा संचार क्रिस्टल यहाँ काम नहीं करेगा। मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है, कार्लोस ने वैलेरी से कहा जब उसने उसके हाथ में क्रिस्टल देखा। वैलेरी, जो क्रिस्टल में मैना इंजेक्ट कर रही थी, रुक गई क्योंकि उसे लगा कि यह काम नहीं कर रहा था। तो क्या तुम अब मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? वैलेरी ने कार्लोस को जवाब नहीं दिया और अपने हाथ में क्रिस्टल रख दिया। चूंकि तुम उसे पकड़ने के लिए यहाँ आए हो तो क्या मुझे अपने साथ लाना ज़रूरी है? इवान ने गंजे आदमी से पूछा। अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो तो ये तुम पर निर्भर है, लेकिन फिर मुझे तुम्हें यही मारना पड़ेगा, इसलिए ये तुम पर निर्भर है कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो या नहीं, कार्लोस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। इवान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि उसके बगल से एक शक्तिशाली ठंडी आभा फूट रही है। ठंडी आभा को महसूस करते हुए इवान एक कदम पीछे हटा और चौंककर वैलेरी को देखने लगा। वर्तमान में वैलेरी की आभा सी-जोड़ रैंक के शिकारी से कहीं अधिक थी और बी रैंक पर पहुंच गई थी। उसके हल्के नीले बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे और उसकी आंखें चांदी की रोशनी से चमक रही थीं। क्या अंडरस्को? इवान चौंककर वैलेरी को देखने लगा और कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। भले ही उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ है, फिर भी यह उसकी शक्ति को एक पूरे स्तर तक बढ़ा सकता है, कार्लोस ने सोचा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने उसे अपने शरीर का उपयोग करते हुए देखा था। वैलेरी के शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा से ही उसके आसपास की ज़मीन जमने लगी। वैलेरी ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत कार्लोस के सामने आ गई। वह अपनी शक्ति का लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकती, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रही थी। जब इवान ने वैलेरी को चलते हुए देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह उसकी अत्यधिक चपलता के कारण उसकी हरकतों का स्पष्ट रूप से अनुसरण नहीं कर पा रहा था। कार्लोस के सामने पहुंचने के बाद वैलेरी की मुट्ठी के चारों ओर एक शुद्ध सफ़ेद आभा दिखाई दी और उसने कार्लोस के चेहरे पर मुक्का मारा। उसके आसपास की ठंडी आभा और वहां छोटे छोटे बर्फ के कणों के कारण आसपास की हवा जम गई। हालांकि इवान के लिए वैलेरी की हरकतें तेज थीं, लेकिन कार्लोस उसे आसानी से चलते हुए देख पा रहा था। बी रैंक के शिकारी की उसकी आभा भी फूट पड़ी और उसकी आंखों में हरी रोशनी चमक उठी। उसके आसपास की हवा हिलने लगी और वैलेरी की मुट्ठी उसके पास पहुंचने से पहले ही उसके सामने एक हरे रंग की हवा की बाधा दिखाई देने लगी। बूम! जोरदार धमाकेदार आवाज के साथ वैलेरी की मुट्ठी हवा के अवरोध से टकराए, उनके आसपास की जमीन टूट गई और शॉकवेव उनके चारों ओर फैल गई। इवान, जिसने शॉकवेव को फैलते देखा, वहां से पीछे हट गया। वैलेरी के मुक्का मारने के बाद हवा के अवरोध पर दर्जनों दरारें दिखाई दी, लेकिन उसने सफलतापूर्वक उन्हें रोक दिया। स्विश स्विश स्विश! तेज हवा की आवाज गूंजी और सभी दिशाओं से वैलेरी की ओर छोटी छोटी हवा की गोलियां चलीं।
वैलेरी की आंखें चांदी की रोशनी से चमक उठीं और जमीन से 5 बर्फ की जंजीरें उभरीं। बर्फ की जंजीरें ऑक्टोपस के तंतुओं की तरह हिलीं और आने वाली हवा की गोलियों को नष्ट कर दिया। बूम 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 बूम। बर्फ की जंजीरों से टकराने के बाद हवा की गोलियां एक के बाद एक फटने लगीं। वैलेरी के हाथ में एक नीली तलवार दिखाई दी और उसने उसे कालोस पर घुमाया जो टूटी हुई हवा के अवरोध के अंदर खड़ा था। तलवार को देखकर कालोस के हाव भाव बदल गए। जब वैलेरी की तलवार हवा के अवरोध से टकराई, जो पहले से ही दरारों से ढका हुआ था, तो वह नाजुक कांच की तरह टूट गई और तलवार कालोस की ओर बढ़ती रही। तलवार को अपनी ओर आते देख कालोस ने युद्ध की पुकार लगाई और तलवार पर मुक्का मारा। वैलेरी की तलवार से सीधे टकराते ही उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक मोटी हरी आभा बन गई। स्पट, खून की धार फूट पड़ी जब वैलेरी की तलवार ने कालोस के हाथ के चारों ओर की हरी आभा को चीर दिया और उससे टकरा गई। आह! कालोस दर्द से कराह उठा क्योंकि उसके दाहिने हाथ पर एक गहरा घाव दिखाई दिया। कालोस की मुट्ठी से टकराने के बाद वैलेरी को भी पीछे धकेल दिया गया। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था और उसकी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने का असर दिखने लगा। हालांकि लड़ाई शुरू हुए अभी सिर्फ 10 सेकंड हुए हैं, लेकिन वैलेरी को लग रहा है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। वह अपनी काया की शक्ति का उपयोग उसकी सीमा तक कर रही थी, जो उसके लिए काफी थका देने वाला था। वैलेरी ने गहरी सांस ली और क्रालोस की ओर देखा, जो अपना खून से सना हुआ हाथ पकड़े हुए था और उसे ठंडी आंखों से देख रहा था। वैलेरी की आंखों में चांदी की रोशनी चमक उठी। उसने अपनी तलवार रख दी क्योंकि उसके चारों ओर एक ठंडी आभा जमा होने लगी थी। कालोस ने ये देखा और हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। वैलेरी और कालोस दोनों ने एक ही समय में एक कदम आगे बढ़ाया और उस जगह से गायब हो गए। बूमम! जब दोनों आपस में टकराए तो एक जोरदार धमाकेदार आवाज गूंजी। शॉकवेव चारों ओर फैल गई, उनके आसपास की जमीन को तोड़ते हुए। स्विश स्विश स्विश! कालोस ने एक बार फिर हवा की गोलियों की दसियों गोलियां बनाईं, लेकिन इस बार वैलेरी ने अपनी चपलता से गोली को चकमा देने की कोशिश की। उसकी आंखें चांदी की रोशनी से चमक रही थीं क्योंकि उसके चारों ओर ठंडी आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। पुची! चकमा देते समय वैलेरी की एक गोली छूट गई और उसका कंधा उसमें जा घुसा। उसके कंधे से खून बहने लगा, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और अपने चारों ओर ठंडी ऊर्जा इकट्ठा करना जारी रखा। जब कालोस ने देखा कि कैसे आसपास का वातावरण ठंडा होता जा रहा है, तो उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है और उसने पीछे हटने का फैसला किया। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, उसने वैलेरी की ठंडी आवाज़ सुनी और अगले ही पल उसके शरीर से एक बेहद ठंडी आभा फूट पड़ी। बर्फ की सील! वैलेरी चिल्लाए और कालोस का शरीर जमने लगा। कार्लोसो ये देखकर दंग रह गया और बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह चाहे कुछ भी करे, वह बर्फ से बाहर नहीं निकल सकता। वैलेरी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वह रुकी नहीं और सिर्फ 3 सेकंड में कालोस बर्फ के एक ब्लॉक के अंदर बंद हो गया। वैलेरी ने भारी सांस लेते हुए सीलबंद कालोस को देखा। वह जानती थी कि कार्लोसो अभी भी जीवित है और जल्द ही इससे मुक्त हो जाएगा। ये जानने के बाद कि वह कालोस को नहीं मार पाएगी, वैलेरी ने उसे कुछ समय के लिए बंद करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया ताकि वह यहाँ से भाग सके। उसने पलटकर देखा और इवान को देखा, जो लगभग 100 मीटर दूर था। वैलेरी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून की हल्की गुदगुदी निकल रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और इवान की ओर दौड़ी। वह लगभग 1 मिनट तक बाहर नहीं आ पाएगा, चलो यहाँ से निकलते हैं, वैलेरी ने इवान के पास आकर जल्दी से कहा और वे दोनों बाहर निकलने की ओर भागे। इवान ने वैलेरी की ओर देखा और देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और भागते समय उसका शरीर कांप रहा था। वह उसकी मदद कर सकता था, लेकिन पहले मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के बाद उसका शरीर भी खराब स्थिति में था, इसलिए वह स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। दहाड़! वे 50 मीटर भी नहीं भागे थे कि अचानक उन्हें एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। वैलेरी और इवान दोनों के हाव भाव बदल गए और वे भागते हुए पीछे देखने लगे। जब उन्होंने पीछे देखा तो इवान और वैलेरी दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। बर्फ के ब्लॉक के अंदर बंद गंजे कालोस का रूप पूरी तरह बदल गया। अब गंजे कालोस की जगह नुकीले पंजे जैसे हाथ, पूरे शरीर पर हरे बाल और बाघ जैसा सिर वाला एक मानव जैसा राक्षस बर्फ के ब्लॉक के अंदर बंद था। यह क्या है? इवान ने बिना रुके चौंकते हुए पूछा। वैलेरी भी पीले चेहरे वाले सीलबंद राक्षस को देख रही थी और भागना बंद नहीं कर रही थी। क्रैक क्रैक! भागते समय वैलेरी और इवान दोनों ने देखा कि उस बर्फ के ब्लॉक पर कई दरारें दिखाई देने लगी हैं जिसमें राक्षस बंद था। दरारें देखकर वैलेरी दंग रह गई क्योंकि उसे यकीन था कि यह कम से कम 1 मिनट तक तो रहेगी ही। लेकिन 5 सेकंड भी नहीं बीते और बर्फ पहले ही टूटने लगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह कम से कम 1 मिनट के लिए भी मुक्त नहीं हो पाएगा? इवान ने अपनी दौड़ने की गति बढ़ाते हुए पूछा। वैलेरी ने भी अपने दांत पीस लिए और भागने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी।
मुझे यकीन है कि मेरा कौशल कम से कम 1 मिनट के लिए बी रैंक के शिकारी को रोक सकता है, वैलेरी ने भागते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा। वैलेरी की बात सुनकर इवान ने अपनी लार को निगलते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब यही है? इवान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अगर वह जो सोच रहा था वह सच है तो वे वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन वैलेरी निर्दयी थी क्योंकि उसने गंभीर आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने क्या इस्तेमाल किया लेकिन अब वह निश्चित रूप से बी रैंक के शिकारी से ज़्यादा शक्तिशाली है। भाड़ में जाओ। इवान वैलेरी की बात सुनकर खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। उसे खंडहरों से एक अच्छी कलाकृति मिली और साथ ही उच्च दुनिया के बारे में कुछ जानकारी भी मिली। उसने ये भी पाया कि अब वह कालकोठरी से राक्षसों के शवों को निकाल सकता है और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी 1 मिनट पहले वह सोच रहा था कि जीवन काफ़ी अच्छा है, फिर अचानक ये स्थिति क्यों आ गई? हे भगवान, मैं तो सिर्फ एक डी रैंक का शिकारी हूँ, मैं खुद को इस तरह की स्थिति में कैसे शामिल कर सकता हूँ जहाँ एक मानव जैसा राक्षस मुझे कुछ संदिग्ध काम करने के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है, इवान ने सोचा, जबकि वह भागता हुआ राक्षस। अचानक वैलेरी और इवान दोनों ने एक जोरदार विस्फोट सुना और मानव जैसा राक्षस को सील करने वाला बर्फ का टुकड़ा फट गया। दहाड़! उन्होंने जानवर को एक बार फिर दहाड़ते हुए सुना और उसमें से मानव जैसा राक्षस बाहर निकलता हुआ देखा। राक्षस की ऊंचाई अभी भी कालोस जितनी ही थी, वह 190 सेमी लंबा था और 2 पैरों पर खड़ा था, लेकिन मानव पैरों की बजाय अब वे राक्षस के पैरों जैसे दिखते हैं। उसका हाथ एक तीखे पंजे में बदल गया और उन्होंने देखा कि हवा राक्षस के चारों ओर घूम रही थी। कालोस ने अपना सिर घुमाया और अपनी आंखों से भागते हुए वैलेरी और इवान को देखा, जो अब गहरे पीले रंग की हो गई थीं। जब कालोस ने उन दोनों की ओर देखा तो इवान और वैलेरी को लगा कि उनका शरीर ठंडा पड़ गया है और संकट की भावना ने उन्हें घेर लिया है। उन्हें लगा कि किसी शिकारी ने उन्हें निशाना बनाया है। इवान ने अपने सामने देखा और पाया कि वह अभी भी निकास द्वार से 200 मीटर दूर था। अगर वह सामान्य स्थिति में होता तो ये दूरी उसके लिए बहुत कम थी, लेकिन अपने पीछे मानवरूपी राक्षस को देखकर इवान को यकीन नहीं हो रहा था कि वह उससे पहले वहां पहुंच जाएगा। जब कालोस ने इवान और वैलेरी को देखा जो उससे लगभग 250 मीटर दूर थे, तो उसने एक जंगली मुस्कान दिखाई और अगले ही पल उसका पूरा शरीर हरे रंग की रोशनी से चमक उठा। उसके चारों ओर हवा का प्रवाह हुआ और वह आगे बढ़ गया। स्विश! कालोस हरे रंग की रोशनी की एक लकीर में बदल गया और वैलेरी और इवान की ओर चला गया। जब वैलेरी और इवान अभी भी निकास द्वार से 150 मीटर दूर थे, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए हैं और वे एक साथ एक तरफ कूद गए। धमाका! एक जोरदार विस्फोट हुआ और उस जगह पर 10 मीटर चौड़ा और करीब 1 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जहां इवान और वैलेरी कुछ देर पहले थे। आसपास के इलाके में शॉकवेव फैल गई और इवान और वैलेरी को फेंक दिया गया। वैलेरी जो पहले से ही अपनी सीमा पर थी, उसने मुंह भर खून थूका और उसकी शक्ल सामान्य हो गई। इवान भी दर्द से कराह उठा क्योंकि उसे भी शॉकवेव ने फेंक दिया था। इवान अपने चेहरे पर एक दर्दनाक भाव के साथ खड़ा हुआ और उसने कालोस को देखा जो एक हरे रंग की आभा में ढका हुआ था और उससे थोड़ी दूर पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक जंगली मुस्कान थी और वह उन्हें शिकारी निगाहों से देख रहा था। उसने वैलेरी को देखा जो अभी भी जमीन पर थी और उसका चेहरा पीला था। मैं तुम्हें अपने साथ वापस लाने के बारे में सोच रहा था, कालोस ने इवान से एक क्रूर आवाज़ में कहा, लेकिन इस कुतिया ने मुझे इस रूप में बदलने के लिए मजबूर किया। मैं इस रूप में बदलने के बाद अपनी रक्त वासना को नियंत्रित नहीं कर सकता। चूंकि मुझे उसे अपने साथ वापस लाना है और मैं उसे मार नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें मारकर ही अपनी रक्त वासना को संतुष्ट कर सकता हूँ। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मुझे इस रूप में बदलने के लिए मजबूर करने के लिए उसे दोष दो, कालोस ने कहा और इवान को एक जानलेवा नज़र से देखा। जब इवान ने कार्लोसो को सुना तो उसने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। जब उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं तो वे संकल्प से भरी हुई थीं। उसने अपना हाथ उठाया और अगले सेकंड कालोस को अपनी मध्यमा उंगली दिखाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ, इवान ने कालोस से कहा जब उसने सुना कि वह उसे मारना चाहता है। शॉकवेव से उड़कर खड़े होने की कोशिश कर रही वैलेरी स्तब्ध रह गई और उसने इवान को अचंभित नज़र से देखा। यहाँ तक कि कालोस भी जो इवान को जानलेवा नज़र से देख रहा था, हैरान रह गया। उसने सोचा कि जब वह उसे मारने जा रहा है तो इवान डर जाएगा और दया की भीख मांगेगा, लेकिन यहाँ डर दिखाने के बजाय वह उसे कोस रहा है। कालोस को लगा कि परिवर्तन के बाद उसके कान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि इवान अभी भी अपनी बीच वाली उंगली दिखा रहा है तो उसने इस संभावना को खारिज कर दिया। कालोस के शरीर से एक हरे रंग की आभा फूट पड़ी और उसके आसपास का वातावरण भारी हो गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपनी आभा को इवान पर बंद कर दिया। इवान को अपने चारों ओर एक भारी दबाव महसूस हुआ और उसके लिए सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। उसने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की लेकिन उसके लिए अपना शरीर हिलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है कि तुम यहाँ मरोगे, कालोस ने इवान की आंखों में संकल्प देखकर कहा।
जब इवान ने कार्लोस की बात सुनी तो वह एक बार फिर उसे शाप देना चाहता था। बेशक उसने अपनी किस्मत या किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं किया। वह दृढ़ निश्चयी भाव दिखा रहा था क्योंकि वह आगे क्या करने जा रहा था। वह जानता था कि उसकी मौजूदा हालत में ऐसा कुछ करना बहुत खतरनाक होगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे यहाँ से जिंदा निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, इवान ने सोचा और उसकी निचली स्टील की तलवार उसके छाया भंडार से बाहर आ गई। जब कार्लोस ने इवान को तलवार निकालते देखा तो उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव आया। क्या तुम मुझसे लड़ने की योजना बना रहे हो? उसने हंसते हुए पूछा। वैलेरी ने भी इवान को उलझन भरी नज़र से देखा। वह जानती थी कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। उसने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे खून की खांसी आ गई। इवान ने उसे तिरछी नज़र से देखा और ये देखकर अवाक रह गया कि वह खड़े होने की कोशिश करते हुए भी खून की खांसी कर रही थी। उसकी हालत देखकर इवान ने उसे अनदेखा कर दिया और कार्लोस पर ध्यान केंद्रित किया। क्या तुम अपना जन्मदिन मनाने के बाद मुझे मारने की योजना बना रहे हो? तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो और बिना कुछ किए मूर्ख की तरह हंस रहे हो? इवान ने पूछा जब उसने देखा कि कार्लोस उस क्षण से मूर्ख की तरह हंस रहा था जब उसने अपनी तलवार निकाली थी। तुम मरने के लिए बहुत उत्सुक हो, कार्लोस ने कहा और हरी हवा उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। बहुत बुरा हुआ कि मेरे पास तुम्हें जल्दी मौत देने की कोई योजना नहीं है। मैं तुम्हें बहुत धीमी और दर्दनाक मौत दूंगा जिससे तुम्हें मुझे पहले शाप देने का पछतावा होगा। ये कहने के बाद कार्लोस ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत इवान के सामने आ गया। वह इतना तेज था कि जब वह उसके सामने आया तो इवान उसे देख भी नहीं पाया। इवान का शरीर अचानक ठंडा हो गया और उसे पहले कभी नहीं हुआ खतरा महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर एक ही जगह जम गया था और वह अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। लेकिन इवान को इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। हालांकि वह अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था, फिर भी उसकी आंखें दृढ़ थीं। जैसे ही इवान ने कार्लोस को एक कदम आगे बढ़ते देखा उसने भी अपना कदम आगे बढ़ाया। उसके मोनाक कोर के पास काली ऊर्जा की एक बहुत छोटी बूंद उसके चारों ओर घूम रही थी। ये छाया ऊर्जा की एक इकाई थी। इवान को नहीं पता कि अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति में इस ऊर्जा का उपयोग करता है तो क्या होगा, लेकिन चूंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है इसलिए उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया। चूंकि अगर वह छाया ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है तो वह मरने वाला है, इसलिए वह इसका उपयोग करके देख सकता है कि क्या वह अपनी वर्तमान स्थिति में इसका उपयोग करने के बाद जीवित रह सकता है। अगर उसका शरीर सामान्य स्थिति में होता तो इवान को यकीन था कि वह छाया ऊर्जा का उपयोग करने के बाद भी जीवित रह सकता था, लेकिन पहले मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के कारण उसका शरीर सही स्थिति में नहीं था। इवान ने इच्छाशक्ति दिखाई और छाया ऊर्जा की एक इकाई उसके मोनाक कोर के चारों ओर घूमना बंद कर दिया। अगले ही पल छाया ऊर्जा उसके मोनाक कोर में प्रवेश कर गई और ये तेजी से घूमने लगी। उसके कोर ने एक काली ऊर्जा जारी की जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। इवान के सामने पहुंचने के बाद कार्लोस ने अपने पंजे जैसे हाथ से इवान के चेहरे पर वार किया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी क्योंकि उसने देखा कि उसका पंजा इवान के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। कमजोर हो चुकी वैलेरी कार्लोस की हरकतों का अनुसरण भी नहीं कर पा रही थी और उसने देखा कि वह इवान के सामने आ रहा है और उस पर वार कर रहा है। जब उसने कार्लोस के पंजे को इवान की ओर बढ़ते देखा तो उसके पीले चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। जब कार्लोस का पंजा इवान के चेहरे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था तभी इवान के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। वैलेरी और कार्लोस दोनों ही जम गए और उनके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। उनके शरीर के अंदर का मन कांप उठा और अस्त व्यस्त हो गया। इवान का शरीर अचानक एक काली आभा से ढक गया और वह जो दबाव छोड़ रहा था वह इतना अधिक था कि कार्लोस जो उससे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था सांस भी नहीं ले पा रहा था। कार्लोस ने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन पाया कि इवान के एक हाथ ने उसके पंजे को पकड़ लिया था। कार्लोस ने इवान की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। जब उसने उन काली आंखों में देखा तो उसे लगा कि कोई उसे गहरे रसातल में फेंक रहा है। जब इवान ने छाया ऊर्जा का इस्तेमाल किया तो वह सारा दर्द गायब हो गया जो वह पहले महसूस कर रहा था और उसने अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का संचार महसूस किया। छाया ऊर्जा का इस्तेमाल करने के बाद इवान आसानी से कार्लोस की हरकत देख पाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आसानी से कार्लोस का हाथ पकड़ लिया जो उसके चेहरे की ओर आ रहा था। हालांकि इवान असीम शक्ति महसूस कर रहा था लेकिन उसे पता था कि यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए कार्लोस का हाथ पकड़ने के तुरंत बाद उसने अपनी निचली स्टील की तलवार उस पर घुमाई। कार्लोस जो इवान की काली आंखों को देखकर पूरी तरह से जम गया था, कुछ भी करने में सक्षम नहीं था जब तक कि उसका सिर उसके शरीर से अलग नहीं हो गया। जब इवान ने कार्लोस को मारा तो उसने कोई भाव नहीं दिखाया क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर की शक्ति खत्म हो रही है। उसे पता था कि एक बार छाया ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाने पर उसे एक बार फिर दर्द महसूस होगा जैसा कि पिछली बार हुआ था, और इस बार यह और भी भयानक होगा। 2 सेकंड के बाद छाया ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो गया।
इस बार छाया ऊर्जा का प्रभाव पिछली बार की तरह 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड तक रहा। वैलेरी अभी भी कालोस के सिरहीन शरीर को हैरान भाव से देख रही थी। इवान द्वारा छाया ऊर्जा का उपयोग करने के बाद भी उसके शरीर के अंदर का मन अभी भी काम रहा था। जब वह अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी कालोस को रोकने में विफल रही, तो उसने सोचा कि उसके और इवान के लिए कालोस से बचने का कोई मौका नहीं है। आखिरकार रूपांतरित होने के बाद वह बी रैंक के शिकारी से भी अधिक शक्तिशाली था। आखिर वह चीज़ क्या थी? वैलेरी ने अपने सदमे से उबरने की कोशिश करते हुए सोचा। उसे नहीं पता कि इवान ने अभी क्या इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके शरीर के अंदर का मैना पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उसे यकीन है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। जब वह सोच रही थी तो उसने अचानक एक दर्दनाक चीख सुनी जिसने उसे चौंका दिया। उसने कालोस को देखना बंद कर दिया और इवान को देखा जो पहले से ही सामान्य हो गया था। उसके चारों ओर की काली आभा गायब हो गई। लेकिन जब उसने इवान को देखा और उसकी हालत देखी तो वह चौंक गई। इवान जमीन पर था और उसके शरीर से बेकाबू होकर खून बह रहा था। उसकी आंखें, नाक और कान से खून बह रहा था। उसके हाथों और पैरों के आसपास की त्वचा फट गई थी और वहां से उसका मांस दिखाई दे रहा था। इवान जो जमीन पर गिरा था, उसे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा दर्द महसूस हुआ। ये पिछली बार से कहीं ज्यादा भयानक था। छाया ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होते ही वह लगभग बेहोश हो गया। उसके शरीर के अंदर का मैना पिछली बार की तरह ही अस्त व्यस्त हो गया और उसके शरीर में तबाही मचा रहा था। क्रैक क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज़ गूंजी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर अराजक मन के कारण उसकी हड्डियां भी टूटने लगीं। तुम अपनी हालत स्थिर करो। उसने उसके शरीर को सहारा दिया और उसे उपचार औषधि पीने में मदद की। जब उसका सम्राट कोर तेजी से नहीं घूम रहा था और उसका अराजक मन शांत हो गया था, तब इवान खून की कमी और दर्द के कारण बेहोश होने की कगार पर था। जब वैलेरी ने इवान का समर्थन किया तो वह और भी हैरान रह गई जब उसने पाया कि उसकी कई हड्डियां भी टूट गई थीं। अपनी सीमाओं से परे एक शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको एक निश्चित कीमत चुकानी होगी, वैलेरी ने उसकी हालत देखकर सोचा। उसके पास आइस रीपर का शरीर भी है जो उसकी शक्ति को बहुत बढ़ाता है, लेकिन हर बार जब वह इसका उपयोग करती है तो उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। पहले तो वह चौंक गई जब इवान ने क्राल्सो को मार दिया, लेकिन अब उसकी हालत देखकर वह समझ सकती है कि उसके लिए इस तरह की शक्ति का उपयोग करना आसान नहीं था। जब इवान ने वैलेरी की आवाज़ सुनी तो उसने धीरे से अपना मुंह खोला जो खून से लथपथ था। वैलेरी ने उपचार औषधि उसके मुंह में डाली जिसे उसने धीरे धीरे पी लिया। जब इवान ने उपचार औषधि पी ली तो उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक कोमल ऊर्जा फैल रही है। उपचार औषधि का प्रभाव उसके साथ लाए गए औषधि से कहीं अधिक था। उसे यकीन था कि यह उपचार औषधि एक उच्च श्रेणी की औषधि है। जब औषधि की कोमल ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई तो इवान अपनी चेतना को और अधिक नहीं रोक पाया और बेहोश हो गया। उसके शरीर से निकलने वाला खून भी बंद हो गया, लेकिन वह अभी भी ठीक नहीं था। उसकी हड्डियां अभी भी टूटी हुई थीं जबकि उसके आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। जब वैलेरी ने इवान को बेहोश होते देखा तो उसने आह भरी और खड़ी हो गई। वैलेरी कालोस के सिरहीन शरीर की ओर गई और उसके शरीर की तलाशी लेने लगी। कालोस की जेब से उसने एक छोटा काला गोला निकाला। गोला निकालकर वैलेरी ने उसे कुचल दिया और वह काले पाउडर में बदल गया। काले गोले को नष्ट करने के बाद वैलेरी ने एक बार फिर संचार क्रिस्टल निकाला जो पहले काम नहीं कर रहा था। उसने एक बार फिर क्रिस्टल में अपना मैना डाला और इस बार कोई व्यवधान नहीं हुआ। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई और उसमें से एक हैरान पुरुष की आवाज़ आई, आप पहले से ही फ्रॉस्टवर्ल्ड डेंगॉन से बाहर हैं। क्या आपको फूल मिला? यहाँ एक स्थिति है, वैलेरी ने गंभीर आवाज़ में कहा और पुरुष द्वारा पूछे गए सवाल को अनदेखा किया। क्या हुआ? वैलेरी की गंभीर आवाज़ सुनकर पुरुष ने पूछा। वैलेरी ने बताया कि डेंगॉन से बाहर आने के बाद क्या हुआ। उसने पुरुष को यह नहीं बताया कि इवान ने ही कालोस को मारा था और इसके बजाय उसने बताया कि उन्होंने कालोस को मारने के लिए एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था। वह जानती थी कि अगर दूसरे लोगों को पता चल गया कि वह केवल डी रैंक के शिकारी होने के बावजूद बी जोड़ रैंक के शिकारी को भी मार सकता है, तो यह इवान के लिए खतरनाक होगा, इसलिए उसने दूसरे लोगों को इसके बारे में न बताने का फैसला किया। वे कमीने, वैलेरी ने उसे वह सब कुछ बताया जो उस पुरुष ने दांत पीसते हुए कहा था। थोड़ी देर बाद वह शांत हुआ और बोला, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा। ठीक है, वैलेरी ने उसकी बात सुनने के बाद कहा और बातचीत बंद कर दी। मैं कहाँ हूँ? इवान ने इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके चारों ओर केवल अंधेरा था। ये कौन सी जगह है? इवान ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्योंकि सम्राट को मिलने के बाद वह अंधेरे में आसानी से देख सकता था, लेकिन यहाँ वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थीं, वहाँ केवल अंधेरा था। मैंने उस आदमी को मारने के लिए छाया ऊर्जा का इस्तेमाल किया और इसके इस्तेमाल के कारण मैं बेहोश हो गया। इवान ने याद करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था।
अगर मुझे सही से याद है तो वैलेरी ने बेहोश होने से पहले मुझे एक उपचार औषधि दी थी, इवान ने कहा और एक बार फिर संदेह भरी आंखों से अपने चारों ओर देखा। क्या वह दिमागी रूप से मृत महिला मुझे यहाँ लेकर आए है? इवान जब इस बारे में सोच रहा था तो वह असहज महसूस कर रहा था। प्रतिक्रिया के अलावा उस समय वह छाया ऊर्जा का इस्तेमाल करने में इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि वह किसी को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। हालांकि छाया का इस्तेमाल करने के बाद उसे कालोस को मारने का पूरा भरोसा था ऊर्जा, वह जानता था कि एक बार जब वह इसका इस्तेमाल करेगा तो वैलेरी को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। उस समय उसने वैलेरी को मारने के बारे में भी सोचा, लेकिन अंत में उस विचार को त्याग दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे लगा कि वह निर्दोष है या कुछ और। वह वैलेरी से कुछ दिन पहले ही मिला था और यह स्वाभाविक था कि वह उस पर भरोसा नहीं करता था और उसे चिंता थी कि वह उसे छाया ऊर्जा का उपयोग करते हुए देखकर कुछ करेगी। अगर यह स्पष्ट था तो वह पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगा। उसने उसे नहीं मारा, इसका कारण बहुत सरल था। वैलेरी के साथ अपनी बातचीत से वह जानता था कि वह एक बड़ी पृष्ठभूमि वाली व्यक्ति है। उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे यकीन था कि ऐसे कई लोग होंगे जो जानते होंगे कि वह उसके साथ फ्रॉस्टवर्ल्ड डंगॉन में गया था। अगर उसने वैलेरी को मार दिया तो उसे पता था कि उससे जुड़े कई लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे और जानना चाहेंगे कि क्या हुआ। भले ही वह सारा दोष कालोस पर डालने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे कई शिकारी हैं जिनके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो आसानी से बता सकती हैं कि वह सच कह रहा है या नहीं। ये शिकारी मूलतः चलते फिरते झूठ पकड़ने वाले डिटेक्टर हैं। अंत में इन सब बातों के बारे में सोचने के बाद उसने वैलेरी को न मारने का फैसला किया। लेकिन अब जब वह किसी अनजान जगह पर था तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। वह सोच रहा था कि वैलेरी ने उसे अपनी छाया ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए देखकर यहाँ लाया है। अरे, क्या ये कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोगों पर प्रयोग किए जाते हैं? इवान ने गाली दी और इधर उधर घूमने लगा। लेकिन जल्द ही इवान को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। इवान अपनी पूरी चपलता का इस्तेमाल करते हुए भागने लगा और जितना ज्यादा वह भागता उतना ही उसे अपनी स्थिति के बारे में अजीब लगता। करीब 30 मिनट तक दौड़ने के बाद इवान रुक गया। ये कौन सी जगह है? यह एक अंतहीन खाई की तरह है, इवान ने अनिश्चित आवाज में बुदबुदाया। काफी देर तक दौड़ने के बाद भी इवान को इस जगह पर कुछ नहीं मिला। वह अभी भी अंतहीन अंधेरे से घिरा हुआ था। क्या ये वाकई वह जगह है जहां वह दिमागी रूप से मृत महिला मुझे लेकर आई थी? इवान को अब लगने लगा कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। अपनी चपलता के साथ 30 मिनट में वह 50 किलोमीटर से अधिक भाग गया। इवान को नहीं लगता कि अगर वह वैलेरी द्वारा पकड़ा गया तो वह उसे इस तरह की जगह पर डाल देगी। कुछ समय बाद इवान ने अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश की। उसने पहले अपने शैडो वॉक कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह इसका इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है तो वह चौंक गया। उसने अन्य कौशल का भी उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब उसे और भी यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इवान ने कहा और अचानक उसे लगा कि उसके चारों ओर का अंधेरा हिलने लगा है। क्रैक क्रैक क्रैक, जैसे कोई भ्रामक दीवार टूट रही हो, उसके चारों ओर के अंधेरे में कई दरारें दिखाई देने लगीं। अचानक एक चमकदार सफ़ेद रोशनी चमकी और इवान को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थप थप, जब उसने अपनी आंखें बंद की तो इवान ने माचिंग की आवाज़ सुनी और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह ये देखकर चौंक गया कि उसके सामने क्या था। वह हवा में तैर रहा था और उसके सामने एक अंतहीन सेना आगे बढ़ रही थी। सेना में अलग अलग तरह के जानवर और लोग थे। जब इवान ने चारों ओर देखा तो उसने सैकड़ों मीटर ऊंचे टाइटन्स देखे, कुछ ऐसे इंसान जिनकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें देखकर ही उसकी सांस फूल जाती थी। सेना के ऊपर कुछ लोग अपनी पीठ पर चमगादड़ के पंख लगाए उड़ रहे थे और ट्रोल, भालू, बाघ जैसे राक्षस भी थे। इवान को इन सभी में एक ही बात समान लगी कि ये सभी लोग परछाई के ठोस रूप की तरह दिख रहे थे। ये सभी काले रंग के थे और इतने सारे थे कि इवान उनकी संख्या का अंदाजा भी नहीं लगा पाया। जब इवान ने ये देखा तो उसे लगा कि उसका गला सूख रहा है और उसने अवचेतन रूप से अपना मुंह खोला और कहा, अनंत सेना। इवान ने जैसे ही यह कहा वह दंग रह गया और अपने सामने मौजूद अंतहीन सेना को हैरान नजरों से देखा। उसे समझ में नहीं आया कि उसने अभी अभी इस अनंत सेना को क्यों बुलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, ठीक पहले की तरह उसके चारों ओर दरारें दिखाई देने लगी और उसके सामने एक चमकदार सफ़ेद रोशनी चमक उठी। इवान को एक बार फिर अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और एक पल के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह एक ऐसी जगह पर खड़ा था जो अंधेरे में डूबी हुई थी। लेकिन पहले की तरह जब वह अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रहा था, इस बार उसके चारों ओर अंधेरा होने के बावजूद वह सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। जब इवान ने अपने सामने देखा तो उसे एक बड़ा काला महल दिखाई दिया और वह काले महल के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। इवान को नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि उसने ये महल पहले कहीं देखा था। महल को देखने के बाद इवान अवचेतन रूप से एक कदम आगे बढ़ा और उसमें प्रवेश कर गया।
इवान ने महल के चारों ओर नहीं देखा और महल में और अंदर चलता रहा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से पहली बार था जब वह महल में प्रवेश कर रहा था। किसी कारण से इवान बहुत आसानी से महल में चला गया और सिर्फ 1 मिनट में एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचकर इवान ने उसे धक्का देकर खोला और दरवाज़ा आसानी से खुल गया। जब इवान ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो उसने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नज़र कमरे में बने ऊंचे चबूतरे पर थी जहां कुछ रखा हुआ था और वह काली धुंध से ढका हुआ था। जब इवान ने काली धुंध देखी तो उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसे अचानक बहुत तेज सिरदर्द महसूस हुआ। दर्द इतना तेज था कि वह ज़मीन पर गिर गया और अगले ही पल उसकी आंखें काली हो गईं। इवान अचानक से उठ गया और भारी सांसें लेने लगा। उसका सिर हल्का सा दर्द कर रहा था जबकि उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। आखिर यह क्या था? इवान ने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए खुद से पूछा, जो इस समय ड्रम की तरह धड़क रहा था। अनंत सेना, उसने बुदबुदाया, और किसी कारण से जब भी वह अपने सपने में देखे गए दृश्य के बारे में सोचता तो उसका दिल और भी तेजी से धड़कता हुआ महसूस करता। लेकिन उस काले महल में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ? इवान ने भौहें सिकुड़ते हुए महसूस किया कि वह कुछ महत्वपूर्ण भूल गया है। उसे याद आया कि उस बड़ी सेना को देखने के बाद वह एक बड़े काले महल में पहुंचा और उसमें चला गया। लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि महल में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा उसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। जब इवान को सिरदर्द महसूस हुआ तो उसने गहरी सांस ली और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। जैसे ही उसने महल के बारे में सोचना बंद किया, उसने महसूस किया कि उसका सिरदर्द कम होने लगा है। जब उसे लगा कि उसका सिरदर्द कम हो रहा है तो उसने राहत की सांस ली। एक पल के बाद उसे आखिरकार अपनी स्थिति के बारे में याद आया और उसने जल्दी से अपने चारों ओर देखा। जब इवान ने अपने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि वह एक छोटे से कमरे में था जिसमें एक बिस्तर के अलावा कुछ भी नहीं था और कुछ ही दूरी पर एक डेस्क थी जहां कुछ फल रखे हुए थे। उसने स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचा कि उसे यहाँ कौन लाया है, क्योंकि उस समय उसके साथ केवल एक ही व्यक्ति था। इवान ने एक भान उठाए और अपने शरीर की स्थिति को देखा, लेकिन जब उसने देखा कि वह पूरी तरह से ठीक है तो वह चौंक गया। बेहोश होने से पहले उसे अभी भी याद था कि उसकी चोटें कितनी गंभीर थीं। उसके आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसकी हड्डियां भी टूट गई थीं। इवान को यकीन था कि औषधियों की मदद से भी उसका इतनी जल्दी ठीक होना असंभव है। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपना फ़ोन निकाला जो उसके शैडो स्टोरेज में था। उसने तारीख देखी और पाया कि उसे कालकोठरी से बाहर आए 2 दिन हो चुके हैं। हालांकि इवान 2 दिन बीतते देखकर चौंक गया था, लेकिन जब उसने सोचा कि उसकी चोटें कितनी गंभीर थीं तो उसे यह उचित लगा। भले ही 2 दिन बीत गए हों, लेकिन मेरे लिए एकदम सही हालत में ठीक होना बहुत अजीब है, इवान ने कहा, और फिर उसने कुछ सोचा। यह उपचार क्षमता वाले किसी उच्च श्रेणी के शिकारी का काम होना चाहिए। इवान ने अपने से थोड़ी दूर पर टेबल की ओर देखा जहां कुछ सेब और अंगूर रखे हुए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बेशर्मी से अपना हाथ बढ़ाया और एक सेब पकड़ लिया। चूंकि किसी ने वहां फल रखे थे इसलिए ये स्पष्ट था कि यह उसके लिए था। और भले ही ये फल किसी और के लिए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेब खाने के बाद वे कुछ कर पाएंगे। मूंछ। उसने एक निवाला खाया और सेब के मीठे स्वाद को महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। 1 मिनट से भी कम समय में उसने सेब खत्म कर दिया और दूसरा उठा लिया। वह 2 दिनों के लिए बाहर था और स्वाभाविक रूप से उसे भूख लग रही थी। सिर्फ 5 मिनट में उसने सारे सेब खत्म कर दिए और 3 मिनट बाद अंगूर भी खत्म हो गए। इवान को अभी भी भूख लग रही थी, इसलिए उसने एमआरई का पैकेट खाने का फैसला किया, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास सेब नहीं था। गर्म पानी। उसने कमरे में आग जलाकर पानी उबालने के बारे में सोचा, लेकिन विचार करने के बाद उसने उस विचार को नकार दिया। उसे डर था कि कमरे में आग का अलार्म बज सकता है। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और बाहर जाकर देखने के बारे में सोचा कि वह कहाँ है। जब इवान खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसने एक लंबा हल्का नीला रंग का अस्पताल का गाउन पहना हुआ था। इवान लंबे गाउन को देखकर ही सिहर गया। क्लैंग। अचानक इवान ने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी और देखा कि एक महिला जो अपने 30वें दशक के मध्य में दिखती है, कमरे में प्रवेश करती है। महिला के लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे और उसका चेहरा मातृत्वपूर्ण था। उसने एक लंबी सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी। जब इवान ने महिला को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर से वह थोड़ा निराश था। इससे पहले जब उसे एहसास हुआ कि उसका इलाज एक उच्च श्रेणी के चिकित्सक द्वारा किया गया था, तो उसने अपने पिछले जीवन में पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में सोचा। वह वास्तव में हॉट नून के नाम से प्रसिद्ध पौराणिक प्राणी से मिलने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन महिला का मातृत्वपूर्ण चेहरा देखकर उसके दिमाग से सारे विचार गायब हो गए। जब महिला ने इवान को देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराई और बोली, आखिरकार तुम जाग गए हो।
इवान ने बस अपना सिर हिलाया, यह नहीं जानते हुए कि और क्या कहना है। उसकी काल्पनिक कल्पना कांच की तरह बिखर गई। आप 2 दिनों से बाहर थे और मैं सोच रही थी कि आप कब जागेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताएं, महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए इवान से कहा। मिस, आप कौन हैं? और मैं कहाँ हूँ? हालांकि इवान निराश था, उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और महिला से पूछा। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गई, मैं अन्ना हूँ, ए रैंकीला, महिला ने कहा। और इवान कसम खा सकता है कि जब उसने रैंकीला कहा तो उसने उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव देखा। आप वर्तमान में सिल्वर स्टार गिल्ड के हीलिंग वार्ड में से एक में हैं। जब इवान ने सुना कि वह सिल्वर स्टार गिल्ड में है तो उसे वास्तव में आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दिमागी रूप से मृत महिला का सिल्वर स्टार गिल्ड से कुछ लेना देना है। वैलेरी कहाँ है? इवान ने पूछा, क्योंकि उसे उससे कई बातें पूछनी थीं। थोड़ी देर रुको, मैं उसे बता दूंगा कि उसने मुझे कहा था कि जब तुम जाग जाओ तो उसे बता देना, अन्ना ने कहा और जाने ही वाली थी कि इवान ने उसे रोक दिया। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकती हो? 2 दिनों से कुछ न खाने के कारण मैं बहुत भूखी हूँ, इवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब इवान ने अन्ना से खाना लाने के लिए कहा तो वह चौंक गई। वह उसे याद दिलाना चाहती थी कि वह एक रैंकीला है, वेट्रेस नहीं, लेकिन ये याद करते हुए कि उसने वास्तव में 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, उसने अपना सिर हिलाया और एक खाली नज़र के साथ कमरे से बाहर चली गई। अन्ना 5 मिनट बाद खाने से भरी प्लेट लेकर वापस आए। इवान को खाने की प्लेट देने और वैलेरी को कुछ देर बाद आने की बात कहने के बाद वह उसे अकेला छोड़कर चली गई। इवान फिर से बिस्तर पर बैठ गया और खाते समय कार्लोस के बारे में सोचने लगा। जब भी वह कार्लोस के परिवर्तन के बारे में सोचता तो उसे लगता कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई हुनर नहीं बल्कि कुछ और था जिसका इस्तेमाल उसने खुद को बदलने के लिए किया था। इवान ने मीट स्टेक से एक निवाला खाते हुए बुदबुदाया। हालांकि उसे लग रहा था कि कार्लोस के साथ अभी कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसकी मुख्य समस्या कुछ और थी। डार्क गिल्ड, इवान ने कहा, क्योंकि उसे अभी भी याद है कि वैलेरी ने कार्लोस को डार्क गिल्ड से कोई कहा था। इवान वैलेरी से डार्क गिल्ड के बारे में और जानना चाहता था। हालांकि वह इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अब जब उसने कार्लोस को मार दिया है तो उसे पता था कि इसके कारण उसके लिए कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए वह चाहता था कि वह उनके बारे में बेहतर समझ हासिल करे ताकि वह किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए खुद को तैयार कर सके। अगर यह डार्क गिल्ड सिल्वर स्टार गिल्ड की तरह एक बड़ा गिल्ड है तो उनके लिए मुझे निशाना बनाना बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं अभी भी काफ़ी कमज़ोर हूँ, इवान ने नाराज़ स्वर में बड़बड़ाया। उसे पता था कि कार्लोस के मरने के बाद उसे भेजने वाले लोग वहां क्या हुआ, इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे। चूंकि वैलेरी का एक बड़ा बैकग्राउंड है, इसलिए जाहिर है कि वे वहां क्या हुआ, ये पता लगाने के लिए उसे निशाना बनाएंगे। मुझे जल्दी से और कोर इकट्ठा करने और अपने मोनाक कोर को सी रैंक पर लाने की ज़रूरत है, इवान ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। दूसरों के विपरीत, जब तक वह कोर प्राप्त कर सकता है वह बिना किसी समस्या के सफलता प्राप्त कर सकेगा। सफलता प्राप्त करने के बाद उसे अपने कोर और नींव को स्थिर करने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल कोर की ज़रूरत है और वह तेज़ी से सुधार कर सकेगा। 5 मिनट के बाद उसने प्लेट में खाना खत्म किया और उसे खाली फलों की टोकरी के पास रख दिया। खाने के बाद इवान ने अपनी अगली योजना के बारे में सोचा। कोर इकट्ठा करने के साथ साथ वह एक ऐसा कौशल प्राप्त करने की भी योजना बना रहा था जो उसकी दृष्टि को बेहतर बनाएगा और उसे लंबी दूरी पर चीज़ों को देखने में मदद करेगा। वह अपनी आयामी छाया बुलेट और एक ऐसे कौशल के संयोजन के बारे में सोच रहा था जो उसकी दृष्टि को बेहतर बना सके। एक ऐसे कौशल के साथ जो उसे लंबी दूरी पर चीज़ों को देखने में मदद कर सकता है, वह अपनी आयामी छाया बुलेट के साथ एक आदर्श स्नाइपर बन सकता है। जिस तरह से उसने कालकोठरी में बर्फ के ट्रोल को मारा था, उसी तरह वह लंबी दूरी से उच्च श्रेणी के राक्षसों को मारने के बारे में सोच रहा था। जब तक राक्षस उसे नोटिस नहीं करता, उसे यकीन था कि बी रैंक का राक्षस भी आयामी छाया बुलेट की पूरी शक्ति के सामने जीवित नहीं रह पाएगा। अगर वह इस तरह से उच्च श्रेणी के राक्षसों को मार सकता है तो वह उच्च श्रेणी के कोर प्राप्त करने में सक्षम होगा और उसकी सुधार गति तेज होगी। अकादमी की व्यवहारिक परीक्षा भी है, इवान ने अपने मंदिरों को रगड़ा जब उसे शिकारी परीक्षा के बारे में याद आया। प्रोफेसर एलेना ने उसे बताया कि परीक्षा के परिणाम से यह निर्धारित होगा कि इस वर्ष शिकारी टूर्नामेंट में एस्ट्रेट अकादमी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इवान इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता था क्योंकि प्रत्येक वर्ष टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिकारियों को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कलाकृतियों से लेकर कोर तक, टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिकारियों को कई पुरस्कार मिलेंगे। अगर मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेना है तो मुझे प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, इवान ने बड़बड़ाते हुए सोचा कि अकादमी उनके लिए किस तरह की प्रैक्टिकल परीक्षा तैयार कर रही है। एलेना ने उसे कुछ दिन पहले बताया था कि उसे एक व्यक्ति के साथ एक टीम में काम करना होगा और इस बार परीक्षा पिछले साल से अलग होगी। क्लैंग, इवान ने अचानक दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी और वह अपने विचारों से बाहर आया।
कमरे का दरवाज़ा खुला और उसने वैलेरी को अंदर आते देखा। उसने काली जीन्स और हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी और इवान ने देखा कि उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। जब उसने उसका पीला चेहरा देखा तो उसे याद आया कि कैसे उसने कुछ प्रयोग किया था और उसकी शक्ति 20 श्रेणी तक बढ़ गई थी। तुमने जागने से पहले निश्चित रूप से अपना समय लिया, वैलेरी ने कमरे में प्रवेश करने के बाद उससे कहा। उसने उस स्टूल को खींच लिया जो डेस्क के पीछे छिपा हुआ था जहां फल रखे हुए थे और उस पर बैठ गई। मैंने बहुत काम किया क्योंकि मेरे साथ वाला व्यक्ति पूरी तरह से बेकार था, इसलिए मेरे लिए अच्छा आराम करना स्वाभाविक है, इवान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब वैलेरी ने उसे सुना तो उसका मुंह फड़क उठा, लेकिन वह उसका खंडन करने में सक्षम नहीं थी। जब वे खंडहर में प्रवेश करते थे तो वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि उसकी शक्ति डी रैंक के शिकारी की तरह कम हो गई थी, और भले ही उसने कालोस के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाए। वैलेरी के फड़कते हुए मुंह को देखकर इवान ने उपहास किया। इवान के उपहासपूर्ण भाव को देखकर वैलेरी ने आह भरी। मुझे खेद है, मेरी वजह से तुम वहां लगभग मर गए थे, वैलेरी ने इवान की असली आवाज़ में माफ़ी मांगी। इवान को उम्मीद नहीं थी कि वैलेरी उससे माफ़ी मांगेगी और वह हैरान रह गया एक पल। भले ही कालोस वैलेरी को पकड़ने आया था, इवान जानता था कि उसके साथ फ्रॉस्टवर्ल्ड कालकोठरी में जाना उसका फैसला था। वैलेरी ने उसे उसके साथ वहां जाने के लिए मजबूर नहीं किया, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे माफ़ी मांगेगी। अगर तुम माफ़ी मांग रहे हो तो क्या तुम्हें थोड़ी ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए, इवान ने सोचा और सोचा कि क्या उसे कुछ सी रैंकोर की तरह इनाम मांगना चाहिए। लेकिन इवान ने उस विचार को त्याग दिया, हालांकि उसे लगा कि उसकी चमड़ी काफ़ी मोटी है, यहाँ तक कि उसे लगा कि जब कोई उससे माफ़ी मांग रहा हो, भले ही उसकी कोई गलती न हो, तो इनाम मांगना शर्मनाक होगा। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ फ्रॉस्टवर्ल्ड कालकोठरी में जाना मेरा फैसला था और अब मैं अपने ही फैसले का नतीजा भुगत रहा हूँ, इवान ने कहा और अपना सिर हिलाया। ये सुनकर वैलेरी भी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। एक पल के बाद इवान ने वैलेरी से पूछा, क्या तुम मुझे इस डार्क गिल्ड के बारे में बता सकती हो?